नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष पांडे। एग्जाम हॉल में आपका स्वागत है और 24 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस न्यूज़पेपर एनालिसिस का अगर आपको समरी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। और न सिर्फ द हिंदू के समरी का बल्कि स्टैटिक पोर्शन का भी, और जो करंट अफेयर्स जो वीकली और मंथली करंट अफेयर्स है, इनका भी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी बालासोर इंसिडेंट हुआ था, जिसमें लगभग 285 लोगों की जान चली गई थी। लगभग 300 लोग कह सकते हैं आप, जिनकी जान चली गई थी। और उसके इस इंसिडेंट्स के बाद ट्रेन की सेफ्टी पे जो हमारी इंडियन रेलवे ट्रैकिंग सिस्टम है, सिग्नलिंग सिस्टम है, उस पर काफ़ी सवाल उठने लगे थे। और ये होने लगा कि भाई, ये जो ट्रैकिंग सिस्टम है ये मैनुअल कब तक रहेगा, ये सिग्नलिंग सिस्टम मैनुअल कब तक रहेगा, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो उसी एवज में दोस्तों, अब जो हमारा रेलवे है उसने ये डिसाइड किया है कि जो कन्वेंशनल रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम जो होता है उसको बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से बदला जाएगा। हालांकि ये डिसीजन तो ले लिया गया है कि ये काम जल्दी किया जाएगा, लेकिन अभी भी इस काम को पूरा करने में काफ़ी समय लगेगा। तो दोस्तों, कन्वेंशनल रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है कि ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो ट्रेन की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और ये इंश्योर करता है कि भाई, जो रेलवे स्टेशन और जंक्शंस पे ट्रेन चल रही हैं वो सेफली चल पाएँ और एक्सीडेंट उनमें उनके बीच में ना हो। ये होता क्या है दोस्तों, ये एक नेटवर्क होता है सिग्नल्स का, पॉइंट्स का, जिसमें स्विचेस होते हैं, ट्रैक सर्किट्स होते हैं, जो एक साथ एक कोहेरेंस में काम करते हैं, ताकि जो ट्रेन की मूवमेंट है उनको बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना बिना किसी रुकावट के किया जा सके और कोलिजन्स को अवॉइड किया जा सके। और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में दोस्तों एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को इंटरलॉकिंग के काम के लिए एम्प्लॉय किया जाता है, और इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि सिग्नल पॉइंट्स, लेवल क्रॉसिंग गेट्स। और जैसे कि कन्वेंशनल रिले सिस्टम में इंटरलॉकिंग सिस्टम में जो कन्वेंशनल इंटरलॉकिंग सिस्टम होते थे उसमें ह्यूमन इंटरवेंशंस की ज़रूरत पड़ती थी। जो एम्प्लॉयज़ होते थे, जो ट्रैकमैन होते थे, वो ये सुनिश्चित करते थे कि ट्रेन सही ट्रैक पे आ रही है और सही ट्रैक पे उसको परिवर्तित किया जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है। और इंटरलॉकिंग जो है वो एक लॉजिक से किया जाता है। मतलब एक, जो आप कह सकते हैं कि जो चिप लॉजिक होता है, जो कंप्यूटर लॉजिक होता है, उसके माध्यम से इंटरलॉकिंग की जाती है, जिसमें एरर की गुंजाइश बहुत कम होती है या फिर एकदम ना के बराबर होती है। और ईआई के यूज़ से दोस्तों, सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके में एक सिंक्रोनाइजेशन होता है, जिसमें वो एक कोहेरेंस में काम करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि ट्रेन्स की मूवमेंट बिना किसी रुकावट के और बिना किसी कोलिजन के डेंजर के होती रहे। और चूँकि ह्यूमन इंटरफेरेंस इसमें कम है, तो इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, 2022 तक 2888 जो स्टेशन है, 2888 स्टेशन जो है वो हमारे देश में, उनको इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से इक्विप कर दिया गया था, जो कि अभी 45% ही है। मतलब अभी लगभग 55% स्टेशंस पे ये काम होना बाकी है, इसीलिए ये अभी समय लग रहा है इसमें। और दोस्तों, कंपोनेंट्स क्या हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम के, ये देख लेते हैं। सिग्नल, दोस्तों सिग्नल एक लाइट इंडिकेटर होता है, जैसे कि आप देखते हैं, जिसमें रेड होता है, ग्रीन होता है और येलो एक्साइज कॉशन बटन होता है, जो कि अभी भी यूज़ होता है, लेकिन ये सिग्नलिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में भी प्रेजेंट रहता है। पॉइंट्स होते हैं दोस्तों। पॉइंट्स क्या होते हैं दोस्तों। पॉइंट्स एक मूवेबल सेक्शन ऑफ ट्रैक होते हैं दोस्तों। जैसे आप देखते होंगे, दो सेक्शन रहते हैं ट्रैक्स पे, ये तो इसको पॉइंट्स कहते हैं। ये मूवेबल होता है, जैसे यहाँ से ट्रेन आ रही है तो ये पॉइंट मूव करके ट्रेन को इस डायरेक्शन में भी कन्वर्ट कर सकती है, और अगर देखेगी कि यहाँ कोई ट्रेन आ रहा है तो इसको, ट्रेन को इस डायरेक्शन में वो मोल्ड कर देगी। तो इसी को ये जो जंक्शन होता है, इसे पॉइंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन जो होते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन होते हैं, ये ऑटोमेटिकली लॉक या अनलॉक करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ट्रेन इस डायरेक्शन से आ रही है और उसको इस डायरेक्शन में जाना है, यहाँ से कोई और ट्रेन आ रही है, तो इस इस रूट को जो पॉइंट है वो लॉक कर देगा, और ट्रेन ये वाली सिर्फ इस डायरेक्शन में जाएगी। और ये रूट जो कि लॉक हो जाएगा, तो ये वाली ट्रेन भी इस पॉइंट से तब तक नहीं गुजर पाएगी जब तक कि ये वाली ट्रेन यहाँ से गुजर नहीं जाती है। एडिशनल कंपोनेंट ट्रैक सर्किट होता है इसमें दोस्तों। ट्रैक सर्किट क्या है, ये
जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रैक है, यहाँ पे एक ट्रेन है और यहाँ पे एक ट्रेन है, तो ट्रैक सर्किट जो है वो डिटेक्ट कर लेगा कि इस एरिया में, यहाँ से यहाँ तक के एरिया में दो ट्रेन मौजूद हैं, और फिर पॉइंट को ये आदेश करेगा कि भैया ये वाली जो ट्रेन है इसको तुम दूसरे ट्रैक पे मोल्ड कर दो ताकि इनका एक्सीडेंट ना हो पाए। तो यही ट्रैक सर्किट दो पॉइंट्स के बीच में जो ट्रेन मूवमेंट्स है उनको ट्रैक करता है और इसको कन्वे करता है पॉइंट पे ताकि ट्रेन में कोलिजन ना हो। और भी एडिशनल कंपोनेंट्स में होते हैं दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और कंट्रोल सिग्नलिंग कंपोनेंट्स होते हैं। हाउस जो कि रिले रूम में लगे होते हैं, रिले रूम एक जो कंट्रोल रूम होता है उसमें लगे होते हैं। तो इससे ये सुनिश्चित होता है कंट्रोल रूम में कि भैया ये जो ट्रेन्स हैं वो एक निर्धारित मार्ग पे जा रही हैं और एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। इसके अलावा दोस्तों एक डेटा लॉकर भी होता है, वो ये जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसके सारे रिकॉर्ड को ट्रैक करता है ताकि एक तरह के जैसे प्लेन्स में ब्लैक बॉक्स जो काम करते हैं, जो सारे पॉइंट टू पॉइंट रिकॉर्ड्स को जो जो ट्रेन जो प्लेन में जो भी काम होते रहते हैं, जो भी प्लेन की जो ऑपरेशंस होते रहते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरह डेटा लॉकर भी ट्रेन्स के जितने ऑपरेशन होते रहते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। काम कैसे करता है दोस्तों, देखिए जो ईआई सिग्नल सिस्टम है वो दो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि वो कैसे काम करेगा, ट्रेन कैसे आगे बढ़ेगी। द डायरेक्शन ऑफ ट्रैक और वेदर द अल्टरनेट ट्रैक इज क्लियर, मतलब कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है वो ट्रैक क्लियर है कि नहीं, और अगर इस पे कोई ट्रेन आ रही है तो अल्टरनेट ट्रैक जो है वो क्लियर है कि नहीं। और उसी हिसाब से जो पॉइंट सिस्टम है वो गाइड करता है कि ट्रेन को कि आपको इस ट्रैक पे जाना है या फिर इस ट्रैक पे जाना है। और इस पे स्पेशल सर्किट्स होते हैं, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि एक जो ट्रेन है वो दूसरे ट्रेन से कोलाइड ना करे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा लॉगर जो होता है उसमें ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉग्स के टर्म्स में रिकॉर्ड होती हैं, ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है। और इंडियन रेलवे के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है और 8 बिलियन पैसेंजर्स को एनुअली कैरी करता है। 68,000 किलोमीटर का इसका नेटवर्क है और 7,000 स्टेशन से इसमें ज़्यादा स्टेशन हैं। और रनिंग ट्रैक कितना है इसमें, 1,02,831 किलोमीटर का। मार्च 2022 तक इसमें द टोटल ट्रैक लेंथ, मतलब जो स्लाइड्स, यार्ड्स, क्रॉसिंग को मिला के इसमें 1,28,305 इसका टोटल ट्रैक लेंथ था मार्च 31, 2022 तक। तो अब आते हैं दोस्तों, चंबल रिवर के जो कैनाल्स हैं राजस्थान में वो सूख रहे हैं और वो इरिगेशन के लिए काम में नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए फार्मर्स जो हैं राजस्थान के, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और अब जो कोटा बैरेज और गांधी सागर बैरेज है चंबल रिवर पे, उनके बीच का जो पोर्शन है उसमें उस चंबल रिवर का जो बीच का पोर्शन है उसमें पानी छोड़ा जा रहा है, उनके जो कैनाल्स है उसमें पानी छोड़ा जा रहा है ताकि वहाँ पे इरिगेशन अच्छे से हो सके। और किन किन चीज़ों का इरिगेशन दोस्तों, राइस, सोयाबीन, शुगर केन, इन सारे ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन हो सके। इस वजह से कोटा बैरेज और गांधी सागर बैरेज के बीच में, गांधी सागर डैम के बीच में जो रिवर है उसमें से पानी जो कैनाल्स है उसमें छोड़ा जा रहा है। थोड़ा चंबल रिवर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। चंबल रिवर देखिए, ये दोस्तों ये चंबल रिवर है, और दोस्तों ये है चंबल रिवर और ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो चंबल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, वो चंबल रिवर सबसे पहले तो बता दें आपको, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि मैंने अभी बताया। कहाँ से ओरिजिनेट करती है दोस्तों, ये ओरिजिनेट करती है जनपाव, साउथ ऑफ महू टाउन नियर इंदौर। एमपी में जो जनपाव टाउन है साउथ ऑफ महू टाउन इंदौर के पास, वहाँ से वो ओरिजिनेट करती है और ये विंध्या रेंज के सदर्न स्लोप से ओरिजिनेट होती है दोस्तों। और ये दोस्तों ये किन किन स्टेट से गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 3 स्टेट से ये इसका ड्रेनेज एरिया गुजरता है। और दोस्तों ये पॉल्यूशन फ्री रिवर कहा जाता है और ये बहुत सारे फ्लोरा और फौना को अपने अंदर समेटे हुए है, जैसे मगर, घड़ियाल, फ्रेश वाटर टर्टल्स, स्मूथ कोटेड ऑटर्स, गैंजेस रिवर डॉल्फिन, स्कीमर्स, ब्लैक बिल्ड टेरेंस, सारस क्रेन, ब्लैक नेट स्प्रोक्स, ये सारे जो एनिमल्स हैं जो प्रोटेक्टेड भी हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से, उनको भी ये हैबिटेट प्रोवाइड कराती है। और इसमें दोस्तों हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं, जैसे गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम, और एक कोटा बैरेज भी है जो
इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है इसका पानी। और अभी जो करंट जो इसमें बात कही गई है, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कोटा बैरेज और गांधी सागर डैम के बीच में जो रिवर है उसके जो कैनाल्स हैं उसमें पानी नहीं आ रहा था, तो उनको छोड़ा गया है ताकि वो जो भी क्रॉप्स हैं उनका वो उनके लिए सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल हो सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बेडाक्यूलिन, इसका नाम तो सबने सुना होगा। ये जो है एक ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने की दवा है। ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस क्या है? दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस वो बीमारी है, अगर ट्यूबरकुलोसिस बीमारी को जब हम ट्रीट करते हैं नॉर्मल ड्रग से और जब वो ट्रीट नहीं होती है तो वो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। और उसको ट्रीट करने के लिए बेटाक्यूलिन नाम का ड्रग बनाया गया था जो इसको ट्रीट करता है। ये इकलौता ऐसा ड्रग है जो इसको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को ट्रीट करता है, बेटाक्यूलिन। और ये किस कंपनी द्वारा बनाई गई है दोस्तों? जॉनसन एंड जॉनसन। तो इसी पे ये आर्टिकल लिखा गया है कि जॉनसन एंड, तो इसके बारे में डिटेल में मैं बताता हूँ। तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने बेटाक्यूलिन का जो ड्रग है उसका पेटेंट लिया था, जो कि अभी जुलाई 18 को ख़त्म हो गया। अब ये ख़त्म होने से क्या हुआ है दोस्तों, अब जो जेनेरिक ड्रग मेकर्स हैं वो इसकी सप्लाई कर पाएंगे, और जेनेरिक ड्रग मेकर्स की सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। तो अब दोस्तों जॉनसन एंड जॉनसन ने क्या किया है कि उसने सेकेंडरी पेटेंट के लिए अप्लाई किया है लगभग 66 कंट्रीज़ में, और ये 66 कंट्रीज़ में से लगभग 34 कंट्रीज़ ने इसको पेटेंट दे भी दिया है। दोस्तों आपको हैरानी होगी जान के कि ये 34 वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टीबी के केसेस, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बावजूद भी ये 34 जो ये कंट्रीज़ हैं उन्होंने उसने ये जो बेटाक्यूलिन ड्रग है जॉनसन एंड जॉनसन ने जिसको बनाया है उसको ये पेटेंट दे दिया है, सेकेंडरी पेटेंट दे दिया है। और ये सारे मिडिल और लो इनकम कंट्रीज़ हैं। अब दोस्तों इतनी बातें हो गई तो ये देखते हैं कि थ्रेट क्या है, टीबी से कितना थ्रेट है। तो लगभग 500,000 पीपल जो हैं वर्ल्ड में वो हर साल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से ग्रसित होते हैं। और इंडिया में कितने हैं दोस्तों? 2.8 मिलियन पीपल हर साल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से सफ़र करते हैं। और देखिए दोस्तों इतने तो हैं ही, लगभग 10 मिलियन ऐसे लोग हैं जो लैटेंट टीबी, जो मतलब नॉर्मल टीबी है, लैटेंट टीबी, उससे सफ़र करते हैं, जो कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में बदलने का जिसका चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये लेवल ऑफ थ्रेट है टीबी का, जिसमें आप समझ सकते हैं कि दवाइयों की कितनी आवश्यकता है, कितनी गरीब जनता है जिनको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो रहा है और वो ये पेटेंटेड आइटम्स नहीं खरीद सकते। लेकिन उसके बावजूद भी जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को बहुत सारी कंट्रीज़ ने पेटेंट एक्सटेंशन दे दिया है। बेटाक्विलिन जो ड्रग है दोस्तों इसको कब बनाया गया? तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने बेटाक्विलिन को बनाया था 2002 में। तब से ये पेटेंट था इसका, और 2023 में अब इसका पेटेंट समाप्त हुआ है जुलाई में। और इसने सेकेंडरी पेटेंट्स के लिए बहुत जगह फाइल किया है। तो अब देखिए दोस्तों, क्या अब ये जो ड्रग है बेटाक्यूलिन ये इंडिया में अवेलेबल होगी? देखिए इंडिया में दोस्तों एक ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को ट्रीट करने के लिए एक ड्रग ऑलरेडी मार्केट में है जिसका नाम है लाइनज़ोलिड। और इसको किसने बनाया है? फाइज़र कंपनी में दोस्तों। फाइज़र का नाम आपने सुना होगा कोविड वैक्सीन में। तो लाइनज़ोलिड जो मेडिसिन है ये फाइज़र कंपनी बनाया है, जिसको जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को ट्रीट करने में काम आता है इंडिया में 2015 में दोस्तों फाइज़र का जो पेटेंट है ये लाइनज़ोलिड ड्रग्स के लिए ख़त्म हो गया था। तब से ये जेनेरिक ड्रग के रूप में अवेलेबल है और सस्ते दामों में अवेलेबल है। और हमारे नेशनल टीबी प्रोग्राम में ये काफ़ी मदद भी करता है। लेकिन अब जब बेटाक्विलिन जो है वो मार्केट में जेनेरिक, अब जो उसको जेनेरिक सप्लायर्स है वो बना पाएंगे पेटेंट ख़त्म होने के बाद, तो जो हमारा नेशनल टीबी प्रोग्राम है उसको एक और बल मिलेगा। तो दोस्तों अब इंडिया में भी जॉनसन एंड जॉनसन ने बेटाक्विलिन के पेटेंट के लिए एप्लीकेशन दिया था जिसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है। तो अब मतलब ये जो बेटाक्विलिन जो ड्रग है वो इंडिया में सस्ते दामों में मिलेगा। तो
इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अब इसको बना पाएंगे और इसकी जो सप्लाई होगी वो सस्ते दामों में होगी और हमारा नेशनल टीवी प्रोग्राम है जो है उसको और बल मिलेगा टीबी एलिमिनेशन में। तो इसी के बारे में दोस्तों ये आर्टिकल बोल रहा है। चलिए अब आगे आते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए G20 का यहाँ हमारे देश में G20 की मीटिंग चल रही है, G20 चल रहा है, सारे लीडर्स आए हैं दुनिया से। तो अब इसमें बात चल रही है कि अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, क्योंकि G20 में दोस्तों वो ऐसे देश हैं जो 85% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी को कंस्टिट्यूट करते हैं और इसमें दोस्तों इंडस्ट्रियलाइज नेशन भी हैं, डेवलपिंग नेशन भी है। तो अब अफ्रीकन यूनियन भी दोस्तों वर्ल्ड में की जीडीपी में बहुत ही प्रबल भागीदारी निभाता है। तो इसका भी G20 में इसके मेंबरशिप की भी बात चल रही है। तो अफ्रीकन यूनियन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अफ्रीकन यूनियन को दोस्तों सबसे पहले एज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी इस्टेब्लिश किया गया था 1963 में। फिर दोस्तों 2002 में इसका नाम बदल के रख दिया गया अफ्रीकन यूनियन। अब दोस्तों इसका गोल क्या है कि अफ्रीका का इंटीग्रेशन और करना और डेवलपमेंट करना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। ये पीस को प्रमोट करने के लिए सिक्योरिटी स्टेबिलिटी लाना चाहता है कॉन्टिनेंट में, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन लाना चाहता है, सोशल और पॉलिटिकल वेलबींग एडवांस करना चाहता है अफ्रीकन सिटीजन्स का। ये एक प्लेटफॉर्म बनना चाहता है अफ्रीकन नेशंस के लिए कि इस प्लेटफॉर्म पे आके वो अलग अलग जो इश्यूज़ हैं उस पर कोलैबोरेट करें और कलेक्टिव इंटरेस्ट अपना ग्लोबल स्टेज पे शेयर करें, रखें। दोस्तों इसके मेंबर स्टेट्स कितने हैं? 55 मेंबर स्टेट हैं दोस्तों। लगभग ऑल रिकॉग्नाइज्ड जितने सॉवरेन कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के वो इसके मेंबर हैं और ये सारे मेंबर अफ्रीकन यूनियन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि अलग अलग समिट्स और अलग अलग स्पेशलाइज्ड कमेटीज़ और ऑर्गन के फॉर्म में होती है और वो एक कंबाइंड डिसीजन लेते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पॉलिसीज़ के रिलेटेड। और ये एक फोरम प्रोवाइड करता है अफ्रीकन लीडर्स को कि वो एक दूसरे से डायलॉग करें और जो कॉमन इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करें। प्लस ये अफ्रीकन यूनियन जो एक जो ग्रुप है ये वर्ल्ड से भी एज अफ्रीकन यूनियन इंटरेक्ट करता है। जैसे दोस्तों इंडिया को अगर अफ्रीका से कोई रिलेशन करना है तो अलग अलग कंट्री से में तो जाती ही है, लेकिन अफ्रीकन यूनियन से भी मीटिंग होती है ताकि एज अ लार्ज कॉन्टिनेंट, मतलब एट लार्ज जितने कॉन्टिनेंट में कंट्रीज़ हैं सबसे एक कॉमन मुद्दे पे बात हो पाए और उस पे इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो बताए जाएँ और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एज होल जो इंटरेस्ट है वो बताए जाएँ। इसके लिए हम लोग दोस्तों दिल्ली में एक एनुअल अफ्रीकन यूनियन समिट भी करते हैं जिसमें अफ्रीका के सारे कंट्रीज रहते हैं और उनसे हमारी ट्रेड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और अलग अलग क्षेत्रों में बात भी होती है। तो ये था दोस्तों अफ्रीकन यूनियन के बारे में कुछ जानकारी। दोस्तों एक जानकारी और आपको दे दें कि G2 डिज़ास्टर रिस्क मीटिंग चेन्नई में होने वाली है आज से। दोस्तों ये अपने आप में पहली ऐसी मीटिंग है जो कि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में होने जा रही है। तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया की जो महत्व है, इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है G20 देशों में वो कितना बढ़ गया है, क्योंकि इंडिया के पहल पे ये डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की जो मीटिंग है वो चेन्नई में हो रही है और सभी कंट्रीज़ ने इसको एक्नॉलेज किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा कि अब जो क्लाइमेट टारगेट्स जो हैं वो काफ़ी अनरियलिस्टिक लग रहे हैं। तो दोस्तों इसके बारे में ये इस आर्टिकल में लिखा है, तो थोड़ी चर्चा करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, देखिएगा दोस्तों। एक रिपोर्ट ने कहा है कि हमारा जो प्लैनेट है, धरती है, वो 1.5 डिग्री का जो टेम्परेचर टारगेट है वो हाल फिलहाल में कभी भी क्रॉस कर सकता है। और ये जो टारगेट है ये ह्यूमैनिटेरियन रीजन से नहीं क्रॉस करेगा, ये नेचुरल रीजन से ही क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि अल नीनो जैसी जो फिनोमिनन है वो वर्ल्ड के टेम्परेचर को ऑलरेडी बढ़ा रही हैं। तो आने वाले दिनों में अल नीनो की जैसे जो फिनोमिनन है वो 1.5 डिग्री टेम्परेचर वर्ल्ड की बढ़ा देंगे, ऐसे इसकी बहुत सारे चांसेस हैं। इसमें एंथ्रोपोलॉजिकल जो कंट्रीब्यूशन है उसकी बात नहीं है, ये नेचुरल फिनोमिना से ही 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा दोस्तों? इस रिपोर्ट ने भी कहा कि इसका इफेक्ट जो अभी हो रहा है वही होगा, जैसे ड्रॉट्स, फ्लड्स और आपके क्या कहते हैं हीट वेव्स, ये सारे जैसे आ रहे हैं वो वैसे ही आते रहेंगे और इससे लोगों को परेशानियां होती रहेंगी और ये जैसे हो रहे थे वैसे होते रहेंगे। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग एज अ प्लैनेट, एज अ वर्ल्ड हम लोग
किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारा इन नियर फ्यूचर क्या होगा। तो इसके लिए जो टारगेट्स पेरिस डील में सेट किए गए थे उस पर क्वेश्चन हो रहा है। पेरिस डील में दोस्तों सबसे पहले टारगेट सेट किया गया था 2 डिग्री सेंटीग्रेड का प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे। प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बनाए रखना है टिल द एंड ऑफ सेंचुरी, मतलब 2100 तक ये टारगेट हमको बना के रखना है। और इससे हमें जो एनुअल जो टेम्परेचर बढ़ता है, जो वार्मिंग होगी, उसको 2 डिग्री के अंदर ले आना है एट प्री इंडस्ट्रियल लेवल। लेकिन दोस्तों इसमें फिर ये कहा जा रहा है कि ये टारगेट तो हमने सेट कर लिया, लेकिन जितने भी नेगोशिएशन हम क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस में कर लेते हैं, ये जो कार्बन एमिशंस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। कार्बन एमिशंस बढ़ते ही जा रहे हैं, नेगोशिएशंस हो रहे हैं, अपनी कंट्रीज अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, रख रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट एमिशंस तो कार्बन एमिशन तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और एक नोबल लॉरेट थे, उनका नाम था विलियम नॉर्डहाउस। उन्होंने कहा कि ये जो 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने वाली बात कर रहे हो, इसका इफेक्ट अभी तुरंत नहीं होगा, इसका इफेक्ट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ईयर्स में देखा जाएगा, जो कि अभी बहुत आगे है और हमें अभी की जो परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। फिर दोस्तों फिर दोस्तों कुछ कंट्रीज आए जिनका नाम है अलायंस ऑफ स्मॉलर आइलैंड स्टेट्स। अलायंस ऑफ स्मॉलर आइलैंड स्टेट्स वो आए, उन्होंने ये जो 2 डिग्री वाला टारगेट है उसको कम करके 1.5 डिग्री कर दिया। क्योंकि ये जो स्मॉलर स्टेट्स हैं, जो मतलब समुद्र के बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनको क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि सी लेवल राइज होगा तो इनका अस्तित्व है उसी पे प्रश्न उड़ जाएगा। अब दोस्तों ये आर्टिकल एक सिस्टम की बात करता है, अर्थ सिस्टम मॉडल। अर्थ सिस्टम मॉडल, ये मॉडल दोस्तों जो इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि क्लाइमेट चेंज का क्या प्रोजेक्शन होगा, क्लाइमेट चेंज का क्या टारगेट होना चाहिए। वो प्रोजेक्शंस जो करते हैं कि 1.5 डिग्री हमको कम करना है, नहीं तो 2100 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इस तरह के जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो अर्थ सिस्टम मॉडल के थ्रू किए जाते हैं और इससे क्लाइमेट प्रोजेक्शंस करते हैं हमारे जो इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों ये मॉडल रिलायबल नहीं है, क्योंकि जो क्लाइमेट प्रोजेक्शंस हैं वो बहुत ही अनसर्टेन्स हैं। मतलब जो क्लाइमेट, आप देखिए क्लाइमेट को में क्या चेंजेस होंगे, क्या परिवर्तन होंगे, वो बहुत अनसर्टेन है। वो कब क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये आप कुछ कह नहीं सकते हैं। लॉन्ग टर्म आप भले किसी प्रोजेक्शन से कह दें कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्लड्स आएंगे, ड्रॉट्स आएंगे, लेकिन अभी तो टेम्परेचर बढ़ा नहीं है, अभी तो 1.5 डिग्री हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर गए नहीं है, लेकिन फिर भी फ्लड, ड्रॉट्स, हीट वेव्स बहुत ही इंटेंसिटी से आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? तो इसका प्रोजेक्शन ये जो अर्थ सिस्टम मॉडल है कर पाने में असमर्थ है। तो इसीलिए जो साइंटिस्ट्स हैं और जो मतलब स्कॉलर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये सिस्टम बोगस है, ये जो प्रोजेक्शंस कर रहा है उस प्रोजेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो इन सारे परिवेश में इंडिया के लिए दोस्तों क्या अनसर्टेनिटीज़ हैं? देखिए दोस्तों, अभी जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस आ रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन रशिया वॉर और कोविड-19, इसके बाद किसी भी तरह की प्रेडिक्शन करना कि अभी फ्यूचर में क्लाइमेट और ह्यूमन काइंड को क्या होगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि हो सकता है कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाए, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, वर्ल्ड वॉर 3 चल जाए, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ हो जिससे कि इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुँचे। तो ये हम कह नहीं सकते कि आने वाले कुछ सालों में जो जियोपॉलिटिकल और जो स्थिति है वर्ल्ड की, पैंडेमिक वाली स्थिति है वर्ल्ड की, वो कैसी होगी। तो इसीलिए किसी भी तरह की प्रेडिक्शन करना इस समय सही नहीं है, और इसीलिए इंडिया जैसे हर कंट्रीज़ के लिए कुछ अनसर्टेनिटीज़ हैं फ्यूचर की। तो इस अनसर्टेनिटी किस चीज़ के लिए है? रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, रिलेटेड टू सिक्योरिटी, रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज़, मतलब ये सारे इश्यूज़ को लेके कुछ अनसर्टेनिटीज़ हमेशा बनी रहेंगी, क्योंकि फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्लाइमेट को लेके क्या नीड है ये देखते हैं। दोस्तों, इंडिया जो है वो इंडिया हमेशा जो है इंटरगवर्नमेंटल प्लानट ऑन क्लाइमेट चेंज को हमेशा ये बताता है कि जो आप
प्रोजेक्शंस कर रहे हैं वो लोकल नीड्स पे हों, ना कि ग्लोबल लेवल पे हों। एक 100 साल बाद, 150 साल, ऐसे प्रोजेक्शंस मत करिए। आप ऐसे प्रोजेक्शंस करिए जो कुछ साल के हों, जैसे 4 साल, 5 साल, ऐसे प्रोजेक्शंस करिए। 4 साल, 5 साल आगे के हों और लोकल नीड्स को करें। जैसे आइलैंड नेशंस के लिए अलग प्रोजेक्शंस हो, जो डेवलपिंग नेशंस हैं जैसे इंडिया है, चाइना है, उनके लिए अलग प्रोजेक्शंस हो, डेवलप्ड नेशंस के लिए अलग प्रोजेक्शंस हो। तो ये जो लोकल नीड्स है, प्रोजेक्शंस उनके हिसाब से होने चाहिए और 3-4 साल के होने चाहिए, ज़्यादा टाइम के नहीं होने चाहिए। तभी ये जो कंट्रीज़ हैं वो उस प्रोजेक्शंस के हिसाब से अपनी पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर पाएंगी और क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए इफ़ेक्टिव पॉलिसी बनाएंगी और उसको इम्प्लीमेंट करेंगी। और जो दोस्तों, ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही नहीं, जो नॉन मार्केट गुड्स हैं, नॉन मार्केट गुड्स क्या हैं? इक्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी, ये सारे जो नॉन मार्केट गुड्स हैं, इन पे भी ध्यान देना चाहिए। और इन पे भी ध्यान ऐसा देना चाहिए कि जो हमारे समाज में जो भी इविल्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके। और इविल्स जब एड्रेस होंगे तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्लाइमेट पे भी पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब हम एज अ सोसाइटी हम जागरूक होंगे अपने क्लाइमेट नेचर को लेके, तो हमारे जो क्लाइमेट के वेगरीज हैं वो ऑटोमेटिकली कम होंगी और हम क्लाइमेट को कंजर्व करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यही जानकारी ये आर्टिकल दे रहा था। दोस्तों इंडिया के क्लाइमेट टारगेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया का जो ओरिजिनल क्लाइमेट टारगेट था पेरिस डील के बाद, वो था ये 3 टारगेट्स थे। 33 to 35% reduction in emission per unit of GDP from 2005 levels. At least 40% of total electricity generations come from non-fossil fuel generation, मतलब कि 40% जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं अपने देश में वो नॉन फॉसिल रिन्यूएबल रिसोर्स से हो। अभी दोस्तों कितना है? अभी सिर्फ 20% है। 80% हम किससे करते हैं? फॉसिल फ्यूल से, मतलब फॉसिल फ्यूल मतलब कोल और पेट्रोलियम वगैरह से। और एक कार्बन सिंक बनाना 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। कैसे? बाय इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर। और फिर इसको इंडिया ने रिवाइज कर दिया। अब जो है वो इमिशन इंटेंसिटी को 45% कम करने की बात कर रहा है। जो 33-35 था उसको 45% कम करने की बात कर रहा है बाई 2030 फ्रॉम 2005 लेवल्स। और 50%, जो 40% इलेक्ट्रिसिटी हम रिन्यूएबल रिसोर्स जनरेट कर रहे थे, अब उसको हम बढ़ा के 50% कर दिए हैं। तो ये 2 चेंजेस हुआ है। अब दोस्तों एक आर्टिकल आया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में, टेलिंग टाइम विद जियोलॉजी। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए एग्जामिनेशन में जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको पूछ देता है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जियोलॉजिकल टाइम स्केल है और उसमें मोटा मोटी क्या हुआ था और उसका उसके ड्यूरेशन क्या है, कि कितने साल पहले कौन कौन से टाइम स्केल थे। बहुत जल्दी जल्दी में दोस्तों मैं आपको ये बता दूंगा और आपको पीडीएफ से इसको एक बार रिवाइज भी करना है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों टाइम स्केल को 3 भागों में बांटा गया है, एरा, पीरियड और एपॉक। तो एरा शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो एरा था वो था एजोइक एरा। एजोइक और प्रीकैम्ब्रियन एरा था। वो इसमें कितने मिलियन ईयर्स ओल्ड रॉक हैं? 3,787 मिलियन ईयर्स ओल्ड रॉक हैं। और ये रॉक्स बहुत पुराने हैं जो कि एजोइक और प्रीकैम्ब्रियन, जिनको एजोइक और प्रीकैम्ब्रियन रॉक्स भी कहते हैं। अब दोस्तों देखिए इसमें जो है अलग अलग तरीके के रॉक्स हैं। जैसे कार्बोनिफेरस रॉक्स हैं जो 350 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। डिवोजियन रॉक है जो कि 440 से लेके 101 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। सिल्यूरियन रॉक्स है वो भी 440 से 10 ईयर्स आगे पीछे कर लीजिए, इतने पुराने हैं। और कि डोविशियन रॉक्स हैं जो 500 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। और जो कैम्ब्रियन रॉक्स हैं वो 600 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। दोस्तों कार्बोनिफेरस जो पीरियड था उसमें फॉरेस्ट बहुत थे। डोवियन जो पीरियड था उसको एज ऑफ फिशेस भी कहते हैं। सिल्यूरियन पीरियड को एज ऑफ मराइन भी कहते हैं, मतलब कि इसमें मराइन एनिमल्स बहुत थे। और डोवियन पीरियड को इनवर्टिब्रेट्स का एज कहते हैं। और कैम्ब्रियन पीरियड को अबंडेंट ऑफ फॉसिल फर्स्ट अपीयर्ड, इसी में बहुत सारे फॉसिल्स पहले पहले आए थे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मीसोजोइक एरा की बात करते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, पैलेओजोइक एरा की बात करते हैं। पैलेओजोइक एरा में दोस्तों एक पीरियड है जो जिसको हम कहते हैं परमियन पीरियड। और ये परमियन पीरियड कितना साल पुराना है दोस्तों? 270 मिलियन ईयर पुराना है। और इसकी खासियत दोस्तों क्या है? इसमें दोस्तों एम्फीबियंस ने इसमें जन्म लिया था और ये एज ऑफ एम्फीबियंस ही कहलाता है। पैलेओजोइक एरा जो है एज ऑफ
एम्फीबियंस भी कहलाता है। अब दोस्तों आते हैं हम मीजोजोइक एरा पे। इसमें कौन कौन से पीरियड है दोस्तों? ट्रायसिक पीरियड है जो 225 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। फिर जुरासिक पीरियड है जो 180 मिलियन ईयर पहले हुआ था। फिर क्रिटेशियस पीरियड है जो कि 135 मिलियन ईयर पहले हुआ था। इसको हम दोस्तों मीजोजोइक एरा को हम एज ऑफ रेप्टाइल्स या डायनासोर्स एंड बर्ड कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों सीनोजोइक एरा पे आते हैं। सीनोजोइक एरा में दोस्तों दो पीरियड हैं, क्वार्टरली और टर्शरी। इन दो पीरियड में दोस्तों आपके 7 एपॉक्स हैं। तो क्वार्टर पहले टर्शरी देखते हैं। टर्शरी में कौन कौन से एपॉक हैं? पैलियोसिन जो कि 70 मिलियन ईयर पहले था। इयोसिन जो कि 60 मिलियन ईयर पहले था। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं दोस्तों। फिर ओलिगोसिन हुआ जो कि 35 टू 40 मिलियन ईयर पहले था। और फिर मायोसिन हुआ जो 25 मिलियन ईयर पहले था। फिर प्लायोसिन हुआ जो कि 12 मिलियन ईयर पहले था। उसके बाद दोस्तों क्वार्टरली पीरियड आ गया जिसमें प्लिस्टोसिन था जो 2.5 मिलियन ईयर पहले था। और रिसेंटली होलोसिन है जो अभी 10,000 साल से 10,000 साल से अभी चल रहा है और इसे होलोसिन ही कहते हैं। इसको हम एज ऑफ आइस एज और ह्यूमन डोमिनेंस भी कहते हैं। प्लिस्टोसिन में दोस्तों एज इंसान ने उत्पत्ति ली थी। इंसान का जो क्लैन है उसने वो प्लिस्टोसीन में वो उत्पत्ति हुई थी इसकी। और जो टर्शियरी पीरियड है दोस्तों इसको एज ऑफ मैमल भी कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट ब्रॉड लिव ट्रीज इस एज में देखे गए थे। तो दोस्तों ये था जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसको आप PDF से पढ़ भी सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और ये एग्जामिनेशन में दोस्तों पूछा जा सकता है। खासकर जैसे ये सारे क्वेश्चंस कि एज ऑफ डायनासोर्स कौन सा एरा था, तो आप मीसोजोइक देखेंगे। एज ऑफ मैन क्या था, तो ये प्लेस्टोसीन एपॉक था। फिर एज ऑफ एम्फीबियंस कौन सा है, पैलियोजोइक है। तो ये सारे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों ये था आज का द हिंदू एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।